नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं उनके क्या अधिकार। कानून किस तरीके से गिरफ्तार व्यक्तियों को अधिकार देता है, क्या क्या उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों का उपयोग वो कैसे कर सकते हैं, और यदि अधिकार उनको नहीं दिए जाते तो तब उनके पास क्या रास्ता रहता है अपने अधिकार हासिल करने का। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। कानूनी सहायता के लिए नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर पर फोन करके आप किसी भी तरीके की कानूनी सहायता हमसे निःशुल्क ले सकते हैं। और आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता विष्णु जैन मौजूद है। विष्णु, स्वागत है आपका। मैं बहुत संक्षेप में और बहुत क्रस के साथ जानना चाहूंगा कि दरअसल अगर हम बात करते हैं कि गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के साथ, तो सुनने में भले ही अटपटा लगता है, लेकिन कानून क्या क्या अधिकार देता है गिरफ्तार व्यक्तियों को? देखिए, जो भी आदमी गिरफ्तार होता है तो उसके पास सबसे पहले राइट ये है कि उसको एफआईआर की कॉपी मुहैया कराई जाए और जो उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, किन किन धाराओं में और किस किस धाराओं के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया है, वो उनको इन्फॉर्म किया जाए। इमीडिएटली पुलिस की ड्यूटी है कि वो उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करे और क्या कहते हैं 24 घंटे के अंदर जिसको गिरफ्तार किया उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पुलिस की ड्यूटी है जी। साथ ही साथ एक अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा जिसके तहत आपको डेट, टाइम, किस टाइम पे आपने अरेस्ट किया है और कौन सी डेट को अरेस्ट किया ये आपको मेंशन करना पड़ेगा जी। साथ ही साथ इसमें डीके बसु का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1997 का, जिसके तहत कैटेगोरिकल गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम की हैं कि जो भी आदमी अरेस्ट किया जाएगा तो उसको आपको इमीडिएटली एक लॉयर प्रोवाइड करना पड़ेगा और पुलिस के सामने ड्यूरिंग अरेस्ट वो जो भी स्टेटमेंट देगा वो एविडेंस में उसकी कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होगी। अगर आप कन्फेशन भी कहें तो उस कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं। सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट इस पे डायरेक्ट है। इसलिए ये सारी गाइडलाइंस डीके बसु ने और वेरियस प्रोविजंस सीआरपीसी के, एविडेंस एक्ट के और कॉन्स्टिट्यूशन के जो अरेस्टेड पर्सन को ये सारे अधिकार देते हैं। ठीक है सर, अगर महिलाओं की बात करते हैं तो क्या महिलाओं के पास कुछ विशेषाधिकार इस मामले में होते हैं? इसमें सेक्शन 46 है सीआरपीसी का, जो ये कहता है कि किसी भी महिला को आप सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर किसी भी महिला के पास पुलिस जाती है उसको अरेस्ट करने सनसेट के बाद, तो उनको सबसे पहला सवाल पुलिस से ये पूछना चाहिए कि आप क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके आए हैं कि नहीं जी। और अगर पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके नहीं आई है तो आप उस महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते सनसेट के बाद और सनराइज से पहले। इसमें सेक्शन 46 क्लियर है सीआरपीसी का। तो ये सारे अधिकार एक महिला के पास भी होते हैं, जिसके तहत पुलिस की ड्यूटी है वो उसको कंप्लाई करे। और डीके बसु की जो गाइडलाइंस उसमें ये भी ऑर्डर किया गया है कि ये सारी गाइडलाइंस महिलाओं के लिए हो, चाहे और क्या कहते हैं किसी भी अक्यूज पर्सन के लिए हो जिसको अरेस्ट करने जा रही है पुलिस, ये सब पुलिस स्टेशन में डिस्प्ले किया जाए। ठीक है, इस वक्त लखनऊ से बीएन मिश्रा हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर? आपकी आवाज हम तक बेहतर पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए। अच्छा, एक हमारा रिलेटिव था जी, उस आपका आवाज आ रहा है, कुछ इसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। मिश्रा जी, आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा, एक रिलेटिव है जो जिसने की जमीन लिया था किसी से। जो सर आपकी आवाज अब आनी बंद होगी मिश्रा जी।
आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम जल्द आपको कॉल करेगी और बेहतर सहायता हमारी तरफ से आपको जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वक्त राजस्थान से पवन हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। पवन, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार पवन। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं नगर पालिका से हाउसिंग लोन के बारे में सूचना मांगना चाहता हूँ, तो उसकी विधि बताइए सर, क्या करना होगा मुझे? पवन, इसके लिए बेहतर होगा कि आप नगर पालिका के ऑफिस में ही जाएं, वहां से आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी हाउसिंग लोन की उनकी क्या स्कीम्स हैं और क्या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। विष्णु जी, आपके पास मैं आता हूँ। जो आपने बात की है अरेस्ट मेमो की, कुछ जगहों पर यह देखा गया है कि पुलिस वालों की मनमानी के चलते कहा जाए या फिर जो विपक्षी पार्टी होती है उनके दबाव के चलते कहा जाए कि डेट और टाइम सही मेंशन नहीं किया जाता। मान लिया 1 तारीख को गिरफ्तार किया गया है तो डेट और टाइम अरेस्ट मेमो को 3 तारीख को तैयार किया गया। 2 दिन का जो वक्त होता है ये उस पीड़ित के लिए काफी मुश्किल भरा हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर क्या किया जाए? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए डीके बसु की गाइडलाइंस हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी आदमी को अरेस्ट करते हैं तो पुलिस की ड्यूटी और अक्यूज का राइट है कि उसको इमीडिएटली उनके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जी, और जो उनका करीबी उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे ही पुलिस ने अगर किसी के करीबी को इन्फॉर्म कर दिया, रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने इस पर्सन को आज अरेस्ट किया है, तब वो अरेस्ट मेमो की डेट और टाइम गलत नहीं डाल पाएंगे जी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है, अक्यूज को उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही करना है। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। आर्टिकल 22 में एकदम क्लियर है, जो ये कहता है जो भी आदमी को आप अरेस्ट करेंगे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे और उसका मेडिकल कराएंगे। तो ये सारी बातें ऐसी इतनी कैटेगोरिकल और फिक्स गाइडलाइंस हैं कि इसका अगर वायलेशन होता है तो वो तो एक पुलिस ऑफिसर की सर्विस पे जो गाज गिरेगी वो तो सेपरेट इशू है। पर अक्यूज को जो अभियुक्त है उसको ये चाहिए कि तुरंत वो ये कहे पुलिस वाले को कि मेरे रिलेटिव्स को आप इन्फॉर्म करिए फोन करके और मुझे मेरा लॉयर आप तुरंत उस मुहैया कराइए। तो ये उसकी ड्यूटी, ये उसका राइट है और ये पुलिस की ड्यूटी है जी कि उनको इमीडिएटली जैसे किसी आदमी को अरेस्ट करें, कस्टडी में वो उनको लॉयर प्रोवाइड करें, 24 घंटे के लिए अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करें, उनका मेडिकल कराएं हर 48 आवर्स में। वुमेन को क्या कहते हैं, सनराइज के बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले जी। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आदमी अरेस्टेड है और जब पुलिस की कस्टडी में है तो वो पुलिस के सामने जो भी बयान देगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि हमारे सामने काफी केसेस ऐसे आते हैं जिसमें पुलिस काफी ताड़ना प्रताड़ना देती है कस्टडी में और लोगों को ये पता नहीं होता है कि पुलिस कस्टडी में उनके क्या राइट्स हैं। तो इसके लिए अगर डीके बसु, और इसीलिए डीके बसु की गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस नंबर 1, 2, 3, 4 जितनी भी एनुमरेट की हैं वो हर पुलिस स्टेशन में सामने पुलिस स्टेशन में घुसते ही लगी हूं। ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा विष्णु, आपने बोला कि 24 घंटे के भीतर आपको अदालत में पेश करना होगा जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको है, तो क्या उस वक्त जो आपने बात कही है कि मेडिकल रिपोर्ट्स वो भी अदालत में सबमिट करनी बहुत जरूरी है? बिल्कुल। उनका सबसे पहले जैसे ही आदमी अरेस्ट किया जाता है तो प्रोसीजर ये है कि उनको इमीडिएटली उनका सबसे पहले मेडिकल कराया जाता है और जब वो मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस होता है विद इन 24 आवर्स तो वो मेडिकल रिपोर्ट के साथ प्रोड्यूस होता है। उसका रीजन ये है कि ये दिखाना होता है मजिस्ट्रेट के सामने कि हमने इनको कस्टडी में इनके साथ किसी भी तरह की मारपीट या ताड़ना प्रताड़ना इनको नहीं दी, तो वो उससे साबित होता है। और उसके बाद भी अगर मजिस्ट्रेट उनको पुलिस कस्टडी में भेजती है, जैसे कोर्ट उनको पुलिस कस्टडी में भेजती है, तब भी उनका राइट है कि हर 48 आवर्स में अपना मेडिकल कराएं और उनका लॉयर बराबर उनके साथ रहे। ये भी कोर्ट के एक रूटीन ऑर्डर्स होते हैं। अगर अभियुक्त को लगता है कि उसको पुलिस कस्टडी में मारपीट का खतरा है या ताड़ना प्रताड़ना खतरा है तो वो कोर्ट के सामने बात रख सकता है और कोर्ट उस केस में ये डायरेक्शन देती है कि अभियुक्त का जो लॉयर है वो बराबर इनके साथ रहेगा। ठीक है, 2 शिफ्ट्स में, जैसे 24 आवर्स रहना है तो 2 शिफ्ट्स में रहेगा। तो ये सारे उसके राइट्स हैं। ठीक है। अगर सर हम बात करते हैं कि जो परिजन जो होते हैं अगर उनके मिलने की बात आती है तो अगर पुलिस कस्टडी में अभियुक्त रहता है तो क्या उस वक्त भी उसका अधिकार होता है कि भाई फला टाइम के लिए इतने वक्त के लिए घर वाले मिल सकते हैं? जी, ये भी उनका राइट होता है। ये भी डीके बसु की गाइडलाइंस है कि जैसे आदमी को अरेस्ट किया जाएगा इमीडिएटली आपको अरेस्ट करने के बाद उनको FIR की कॉपी देनी पड़ेगी और किस किस धाराओं में आपने उनको अरेस्ट किया ये बताना पड़ेगा और अभियुक्त को तो बताना ही पड़ेगा, साथ में उनके रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा और तब रिलेटिव जाके उनसे मिल सकते हैं। और क्योंकि रिलेटिव्स का उनसे मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि उनको किसी भी तरह की कानूनी सहायता चाहिए, उनको अपने केस की पैरवी करनी है, कोर्ट में जो भी हलफनामे दाखिल होने हैं वो सब उनके रिलेटिव्स के थ्रू होंगे। जी ठीक है, तो ठीक है सर। अच्छा, जब बात करते हैं कि अगर आप
सजा याफ्ता आप हो गए हैं, आप जेल चले जाते हैं, तो उस वक्त क्या क्या अधिकार लोगों के होते हैं कि खाने पीने को लेकर कोई बहुत सुनिश्चितता की जाती है कि भाई इस क्वालिटी का खाना वहाँ पर मिलेगा, या फिर अगर मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है तो इतने वक्त के अंदर मेडिकल एड आपको मिलनी चाहिए? देखिए, जो भी आदमी जेल में रह रहा है इसके लिए जेल मैनुअल्स हैं जो ये कहते हैं कि एक प्रॉपर डिसेंट लिविंग, जैसे उनको किताबें मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। अच्छा खाना मतलब लैविश खाना नहीं, एक डिसेंट खाना जो एक आदमी के जीने के लिए जरूरी होता है। उनको प्रॉपर ढंग के कपड़े मिलने चाहिए, उनको एक सही इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। और जेल में उनका, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको उसको सुधार करना है। तो जब आपका कन्विक्शन हो गया है तो वो जो जेल में है तो उस पीरियड में उनके साथ सुधार करना है। तो इसलिए जो पर्सन कन्विक्टेड है उसको एक ऐसे माहौल में रखना है कि वो जब जेल से निकले तो वो समान धारा में आके जुड़ सके और देश के नागरिक के रूप में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सके इस देश की आर्थिक और क्या कहते हैं सामाजिक व्यवस्था में। इसलिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं कि उसको प्रॉपर कपड़े दिए जाएं, उसको प्रॉपर खाने की फैसिलिटीज दी जाएं। ठीक है विष्णु जी, साथ ही जो मेडिकल एड की हम लोगों ने बात की थी, तो ये अभी हाल ही के दिनों में कई दफा चर्चा में अभी आया है कि बीमारी के चलते जेल के अंदर कैदी की मौत हो जाना। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में जेल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती या फिर कैदी का हक नहीं बनता कि फौरी तौर पर उसको मेडिकल एड दी जाए, और अगर मेडिकल एड नहीं मिल पाती है तो फिर उसके पास आगे कदम उठाने का क्या ऑप्शंस रहते हैं? देखिए, इसके लिए एकदम कैटेगोरिकल गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, और इसमें काफी जजमेंट्स भी ये कहते हैं कि अगर किसी कैदी को मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इमीडिएटली वो जेलर को इन्फॉर्म करेगा। और जेल मैनुअल्स में भी इसके प्रावधान दिए हुए हैं, और इमीडिएटली उनको क्या कहते हैं नियरेस्ट हॉस्पिटल, अगर डॉक्टर आके उनको ट्रीट कर सकता है तो ठीक है, पर अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि वो डॉक्टर के ठीक होने से भी वहां पे ठीक नहीं हो सकता है तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर जेल अथॉरिटीज ऐसा नहीं कर रही हैं तो वो कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं, और कोर्ट में क्या कहते हैं बेल भी ले सकते हैं, उसे कहते हैं मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल लेना जी। और वो बेल लेके क्या कहते हैं अपना इलाज करा के फिर उसके बाद दोबारा उनको कस्टडी में जाना पड़ेगा। तो ये सारे प्रावधान है हमारे लॉ में, और इसके लिए ये चाहिए कि लोगों में बहुत अवेयरनेस की जरूरत है कि उनके ड्यूरिंग कस्टडी उनके क्या राइट्स हैं, और जैसे आपने पूछा, बहुत सही पूछा कि कन्विक्शन के बाद उनके क्या राइट्स हैं। ठीक है, दोनों राइट्स होना उनको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी जी। इस वक्त बिहार से राजू हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। राजू, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। राजू, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? सर नमस्ते। जी नमस्कार सर, मेरे साथ एक घटना घटी थी जी। 2 अगस्त 2015 को जी। स्थानीय पुलिस द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी किडनैप कर लिया गया था। मेरे परिवार वाले को भी नहीं बताया गया था जी। और 2 से 3 दिन तक मुझे घुमाते रह गए पुलिस वाले, और बाद में मुझे जेल भेज दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि वो कोई माओवादी केस से जोड़ दिया गया है जी। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ सर, इसमें मुझे कुछ बताएं सर। राजू, आपकी बात पूरी तरीके से हम तक पहुंच नहीं पाई है, लेकिन विष्णु जहां तक इनकी बात मैं समझ पाया, उनका कहना यह था कि इनकी किसी मामले में अरेस्टिंग हुई थी, लेकिन बजाय इनको थाने में रखने के इनको बाहर ही ऐसे घुमाता रहा गया, उनको प्रताड़ना उस वक्त उनको दी गई, बाद में फिर छोड़ दिया गया। तो अगर ऐसी घटना के साथ हुई है तो फिर शिकायत कहां करें, कैसे करें? ये इमीडिएटली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते थे अंडर आर्टिकल 226, और इसमें रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो ये कहता है कि पुलिस ने अगर ऐसा काम किया है तो उनको हैवी कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। तो अगर इनके साथ जैसा हुआ था तो उस समय उनको चाहिए था कि इमीडिएटली वो हाईकोर्ट में मूव करें, जिस भी हाईकोर्ट के जुडिक्शन में आते हैं, और वहां पे अपनी बात रखें। और रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये है कि इलीगल कस्टडी है तो आपको इमीडिएटली कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत स्ट्रिक्ट व्यू लिया है कि आप किसी को भी ऐसे नहीं कर सकते हैं, जिसको भी आपने अरेस्ट किया आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और ये बहुत ही शॉकिंग बात है। जो राजू ने यह भी कहा कि उनको माओवादियों के से जोड़ दिया गया, इनके केस को, इनको माओवादी वहां पर बना दिया गया। जी वही बात है कि अगर आपने किसी को माओवादी बनाया तो आपको उसको एफआईआर की कॉपी देनी पड़ेगी। उसको आपको बताना पड़ेगा कि किस धारा के अंदर, किस क्राइम के अंदर आपने उसको अरेस्ट किया है, उसके क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं। ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल और ड्यूटी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, और जो अभियुक्त है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको बताया जाए कि ऐसे एक वेग एलिगेशन लगा देना कि आपको माओवादी के
अंतर्गत आपको हमने अरेस्ट किया है, ये चीज नहीं हो सकती है। ये देश के संविधान की आत्मा के खिलाफ है। हाँ। और ये पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो इनको इमीडिएटली चाहिए था उस समय कि हाईकोर्ट में रिट पिटीशन मूव करें। हाँ। और ये सारी बातें हाईकोर्ट के सामने रखें और अपना कंपनसेशन क्लेम करें। साथ ही साथ इनको हाईकोर्ट में ये भी डायरेक्शन हो सकता था, जिस भी पुलिस वाले ने इनको किया है उसके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हो, उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। ठीक है, जो शुरुआत में हमने सीआरपीसी के सेक्शन 46 की बात की थी, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि सेक्शन 46 क्या कहता है, क्या है? देखिए, सेक्शन 46 में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जो वुमेन सेफ्टी से जुड़ी हुई है। अगर आप किसी भी औरत को अरेस्ट करना चाहते हैं किसी भी क्राइम के सिलसिले में, तो आपको उस समय सनसेट के बाद और सनराइज से पहले आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जी। और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ये देखा जाता था कि पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल रेप्स होते थे। हाँ। तो इसलिए सेक्शन 46 में ये प्रोविजन आया कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले आप नहीं करेंगे, और अगर आपको करना है तो वुमेन पुलिस जाएगी, वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन से जाएगी। तो ये एक महिला सेफ्टी में हमारे लॉ में एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है, और इसका बहुत लोगों में आज अवेयरनेस नहीं है कि बहुत से लोगों को पुलिस जो है सनसेट के बाद भी अरेस्ट करती है। हाँ। और इसीलिए अरेस्ट मेमो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आप टाइम लिखेंगे, डेट लिखेंगे और रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सारी गाइडलाइंस अगर सही से कंप्लाई की जाए तो आज एक अरेस्टेड आदमी के साथ ताड़ना प्रताड़ना के जितने भी इंसिडेंट्स हम सुनते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है सर, विष्णु मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वारंट की जब हम बात करते हैं तो किन किन परिस्थितियों में या कैसे अपराधों में वारंट की जरूरत होती है गिरफ्तारी के लिए? क्या ऐसा भी होता है कि गिरफ्तारी बिना वारंट के हो जाए आपकी? देखिए, अगर पुलिस को लगता है कि कोई भी कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जैसे मान लीजिए रेप हुआ है या मर्डर हुआ है, 376 का केस है, 302 का केस है, तो उन केसेस में पुलिस जब एफआईआर हुई है तो उन एफआईआर के आधार पे पुलिस किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती है इन ग्राउंड्स पे कि वो क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने उस ट्रायल में कोऑपरेट करे, और अगर पुलिस को उस एफआईआर में कोई भी इंटरोगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो उस केस में कर सकती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हुई है सेक्शन 376 में, और जो आदमी विक्टिम है, अगर विक्टिम का स्टेटमेंट सुनने के बाद और एफआईआर के एलिगेशंस देखने के बाद पुलिस को लगता है कि जो अक्यूज्ड है उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए और उनसे इंटरोगेशन करना चाहिए, तो पुलिस का ये राइट है। हाँ। और पुलिस ऐसा कर सकती है। पर बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आप किसी को आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको आपको मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस करना है, और मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि उसको पुलिस कस्टडी में जाना चाहिए तो उनको पुलिस कस्टडी देंगे और फिर पुलिस इंटरोगेशन कर सकती है, और उनका और जो अक्यूज है उसकी ड्यूटी है कि वो इंटरोगेशन में कोऑपरेट करे और उसके बाद क्या कहते हैं वो ट्रायल फेस करें। ठीक है, इस वक्त गोपाल हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। गोपाल, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। गोपाल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो गोपाल, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम जल्द आपको कॉल करेगी और बेहतर सहायता हमारी तरफ से जरूर पहुंचाएगी। और इस वक्त महाराष्ट्र से श्रवण हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। श्रवण, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी श्रवण। मेरे पिताजी जेल में है जालना के। जी। हेलो जी। हाँ, तो मेरे पिताजी की जामीन करने को मेरे को, और मैं घटना स्थल पर नहीं था, लेकिन मेरा नाम भी उस कलम। श्रवण, आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पाई, अपनी बात जरा दोहराइए आप। हेलो। चलिए श्रवण, आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है। हमारी टीम जल्द आपको कॉल करेगी और आपकी समस्या सुनकर बेहतर सहायता आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। विष्णु जी, हमने ये तो बात की कि जब थाने में जब व्यक्ति रहता है तो उस वक्त कितने लोग उससे और परिजनों से कैसे मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सजायाफ्ताब हो गए हैं, आप जेल में हैं, तो उस वक्त घर वाले कब आपसे मिल सकते हैं? आपको अगर उनसे मिलने की जरूरत महसूस होती है तो क्या अधिकार आपके उनमें? देखिए, अगर कोई घर वाले मिलना चाहते हैं, जो भी आदमी सजा याफ्ता है, तो उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है जेलर के सामने, और जेल मैनुअल्स में उसमें मिलने के टाइमिंग्स और नियम्स लिखे हुए हैं, तो उस हिसाब से आप क्या कहते हैं उस आदमी से मिल सकते हैं, और जो भी आपको अपनी बातें करनी कर सकते हैं। उसके लिए जेल मैनुअल्स में प्रावधान है और वो उनका राइट भी है, उसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आती है। जी, ठीक है। लेकिन सर, अगर एक बात और सामने आती है कि अगर कोई भी अपराध हुआ है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उस अपराध की एक अहम कड़ी है और सबूत अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए, सबूत सामने लाने के लिए उसको बाहर आने की जरूरत है, तो क्या ये एक ग्राउंड बन सकता है उसकी बेल का भी? देखिए, ये ड्यूटी तो क्या कहते हैं उसके लॉयर की है कि अगर वो, क्योंकि ये ग्राउंड नहीं है बेल का,
बेल का ग्राउंड ये होता है कि आप क्या कहते हैं, जब बेल की कंडीशंस जंप नहीं करेंगे, इंटरोगेशन में कोऑपरेट करेंगे और विटनेसेस को आप थ्रेटन नहीं करेंगे। तो ये ग्राउंड नहीं होता है कि क्या कहते हैं मैं अपना केस बनाना चाहता हूं इसलिए मुझे बेल दी जाए, क्योंकि वो ड्यूटी वो अपने लॉयर को भी दे सकता है, वो लॉयर उनके लिए उनका वो काम कर सकते हैं। जो भी आज उसके साथ अप्रिय घटना हुई है और उसका जो भी अन्याय हुआ है, अगर एफआईआर के एलिगेशंस गलत हैं, तो इसीलिए ये प्रोविजन है कि उनको अपने लॉयर से मिलना दिया जाए और अपनी वो सारी बातें लॉयर को कन्वे कर सकते हैं और लॉयर उस हिसाब से उनके लिए वो केस लड़ सकता है और जितनी बातें उस पर रिसर्च करके कोर्ट के सामने सारी बातें ला सकता है। पर ये ग्राउंड नहीं है उस आदमी का बाहर आने का। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारी का इस मामले देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का जिन्होंने अपनी समस्या हम तक रखी है और उम्मीद करते हैं कि बेहतर सहायता आप तक जरूर पहुंची है। जिन लोगों को सही तरीके से किसी भी दिक्कत के चलते जिनकी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच पाई हम तक, उनके सबके नंबर हम तक पहुंच चुके हैं। हमारी तरफ से जल्द आपको कॉल जाएगा और बेहतर सहायता हमारी तरफ से आपकी जरूर की जाएगी। नमस्कार।